नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं अपनी पार्टी के एसटी विंग के जो यूटी अध्यक्ष चौधरी सलीम आलम जी। वैसे तो सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं सलीम जी, लेकिन एक इनका अलग से हटकर भी पहलू हमने देखा है। हमने प्रमंडल ब्लॉक के कई गाँवों का दौरा किया। वहाँ पर जब लोगों से बात हुई, लोगों से हमने उनके नुमाइंदे के बारे में पूछा कि कैसा कैंडिडेट, कैसा प्रत्याशी चुनाव मैदान में होना चाहिए, तो बहुत से लोगों ने सलीम चौधरी का नाम लिया। उसके पीछे जब हमने वजह तलाशी तो वजह पता चली कि बहुत से लोगों की राजनीति में होते हुए भी बहुत से लोगों की इन्होंने निजी रूप से मदद की हुई है। किसी को घर बनाने के लिए मदद दी हुई है, किसी को शादी के लिए मदद दी हुई है। तो इसलिए भी लोग जो हैं इनको काफ़ी पसंद करते हैं। हालांकि ये मीडिया में बहुत कम नज़र आते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। अपनी पार्टी के समारोह में भी अगर आपने देखें तो वहाँ पर भी ये सक्रिय रूप से मौजूद तो रहते हैं, लेकिन मीडिया से थोड़ी दूरी बनाई रखते हैं। आज हम इनके उसी रूप पर चर्चा करेंगे कि चौधरी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब आप सक्रिय राजनीति में होते हुए भी जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो लोग किस प्रकार की मदद जो है लोग आपसे मांगते हैं? जी नमस्कार अश्विन जी, शुक्रिया आपका। वैसे मैं तो राजनीति में पिछले 96 से हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा करियर वहीं से शुरू हुआ। चयन के बाद अलग पार्टियों में भी रहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, एनसी पीडीपी में रहा। अब 2020 में जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी तो मैक्सिमम साथी इसमें गए, तो हम भी इस साथ पार्टी में गए। बाकी लोग सारे बैठ गए थे घरों में, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। इस स्टेट के जो हालत बने थे यूटी बनाने के बाद, तो हम बाहर निकले तो लोगों की मदद के लिए। लोगों जो काम कहते थे, पहले भी हम चलते रहते थे लोगों, हमेशा हम इसी दबे कुचले समाज जो हमारा है इसकी मदद के लिए हम हमेशा खड़े थे। आज से नहीं, हमारे बेसिक ये फैमिली में ही है। मेरे दादाजी 1932 में लंबड़दार बने थे, जब अंग्रेज़ों का टाइम था या हमारा जगह टाइम था। तो वहाँ 1932 से लेकर 1988 तक वो लंबड़दार रहे। 88 से लेकर 2010 तक मेरे वालिद साहब लंबड़दार रहे इस गाँव के। फिर उसके बाद जुम्बारी मैंने भी ये निभाई आज तक, लंबड़दार की सोशल लोगों की जुम्बारी है। हालांकि 3 पीढ़ियों में कोई भी लोग अगर अच्छे रिलेशन नहीं हो तो लंबड़दारी भी नहीं मिलती। हम लोगों से अच्छे रिलेशन रखते हैं। हमारे गांव में खासकर SC ST का ज़्यादा पॉपुलेशन मेरे गांव में वो है। ऐसे ही हमारे आगे पीछे जितने भी लोग हैं, जो हमसे बन पड़ता है किसी भी मसले पे, तो हम हर टाइम उसकी मदद करने, या छोटे मोटे किसी का अगर झगड़ा हो जाए, मसला बन जाए कि बेटी की शादी है या और कोई इशू बन जाए, हम पुलिस में नहीं लोगों को जाने देते। जो आज का ट्रेंड बन गया हो गया, 5 सरपंच लड़ाते हैं और पुलिस में 7 से पहले जाते हैं। हमारे टाइम में पुलिस अगर आती थी, हमारे पास आती थी, बता दो जो कोई कंप्लेंट भी करता था हमारे पास आती थी, पुलिस जी ये इशू बन गया, तो हम दोनों पार्टी को बैठाकर वहीं सेटल कर पुलिस वालों का आप वापस जाएँ अपने घर को। पर कभी ये अपने गाँव के आगे पीछे लोगों को पुलिस स्टेशन नहीं भेजना पड़ा हमें, वो आराम से यहीं से अपने घरों में चले जाते थे। तो वो सिस्टम भी आस्ता आस्ता चेंज होता गया। आज तो ऐसा ज़माना के बच्चे भी किसी की सुनते नहीं हैं। आज तो जो आज की चीज़ें, ये ड्रग ने इतना लोगों को तबाही कर दी है हमारे एरिया में, जम्मू सांबा कठुआ में। मुझे लगता है कि हमारी नस्लें आगे कहाँ पहुँचेंगी, और ड्रग इतना चला गया है। जहाँ तक आपने बात की थी कि मदद की, अब लास्ट में कोविड आया था, 3 साल हो गए कोविड जो आया था, महामारी थी, पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में थी। मैंने एक स्पेशल एक मशीन बनवाई थी, शायद किसी के पास भी JNK में नहीं होगी। मुझे लगता कि मैंने एक ट्रैक्टर के साथ टोइंग करके अपर से खुद से, क्योंकि मेरा फैब्रिकेशन का काम भी है बस बॉडी का, तो वहीं से मैंने एक डिज़ाइन इंटरनेट से निकाला, तो उससे एक टैंक बनाकर उसका स्प्रे पूरा बनाकर सिस्टम बनाया हुआ कैसे वो चलेगी, ट्रैक्टर से कैसे अटैच रहेगी, जैसे ट्रैक्टर चलता जाएगा। तो उस टाइम यहाँ शक्ति पाठक जी थे SSP सांबा, तो उन्होंने कहा ये सलीम ज़रा कोई हल नहीं निकल रहा है, कोविड की जो स्प्रे करनी है गवर्नमेंट के पास, जैसे म्यूनसिपैलिटी होती हैं इनके पास भी कोई मशीनरी नहीं थी फॉगिंग करने के लिए, तो आप कोई इंतज़ाम करो तो पूरे एरिया में सांबा में करा दो फॉगिंग यार। तो फिर उसमें उन्होंने भी हेल्प दी हमें।
जो केमिकल वगैरह थे फॉगिंग में यूज़ होते थे, वो हमारे पास मार्केट में परचेज नहीं आते वो, तो वो इंडस्ट्री से ही मिलते हैं। तो उन्होंने वो केमिकल उन्होंने प्रोवाइड किया और मैन पावर और मशीन और ट्रैक्टर मैंने किया, और सारे एरिया में जो बड़ी बड़ी ब्राह्मण इंडस्ट्री है, परमंडल, बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर, वो हमने तकरीबन कोई 1.5 महीना लगाया फॉगिंग के लिए। हर गली, हर सरपंच को कॉल करनी कि भाई ट्रैक्टर आ रहा है जी, आपके हवाले, आप दिन भर अपनी पंचायत में चला लो। दूसरे दिन उसको कारपोरेटर को कॉल कर दी। रूटीन में हमने कोई 1.5 महीना लगाया फॉगिंग के लिए, और विदाउट किसी से एक पैसा नहीं लिया, सबसे अपने घर से किया। फिर उस परेशानी में लोगों का पास काम नहीं रहा था, मैक्सिमम जो गरीब लोग थे, तो कोविड में काम था, दिहाड़ी भी नहीं लगती थी। तो मैक्सिमम मैंने राशन जो है उस टाइम मैंने तकरीबन कोई 3 गाड़ियाँ राशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया। जहाँ जहाँ ये इनके पुलिस के हेल्पलाइन बनी हुई थी, जिसको कॉल करते थे कि उस टाइम पे हमें हमारे एरिया में राशन चाहिए, उस एरिया में चाहिए, बड़ी ब्राह्मणा, खासकर जहाँ बहुत से किराएदार हैं जो बाहर से इंडस्ट्री में रहते हैं, जहाँ आगे पीछे दिहाड़ी रेडी फड़ी वाले, उनका काम नहीं था। जिम्मेदार के पास तो राशन घर में रहता है, और बाकी को राशन नहीं घर पे रहता। तो जहाँ जहाँ मुझे कहा गया कि गवर्नमेंट उस एरिया में प्रमंडल से लेकर बड़ी ब्राह्मण तक, इससे अपने बड़ी ब्राह्मण सब डिवीज़न की बात करूँ मैं, इसमें ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सारा राशन, वो कोविड के टाइम में सारा। आप औकाफ के भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से आपने काम किया? हाँ, मैं काप का एडमिनिस्ट्रेटर 2010 से लेकर 20 तक रहा, 10 साल रहा। तो गवर्नमेंट ने वहाँ, तो गवर्नमेंट ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि यहाँ काप का सांबा में कोई नहीं चला रहा था, पीछे डिफंक पड़ा था काप सलामियाँ, तो जम्मू से जो देखता था वो इंटरेस्ट नहीं लेता था काप पे। तो हमने जब काप का चार्ज संभाला था, तो मेरे अकाउंट में 12,000 रुपया था। वो मैं समझ नहीं आ रही थी कि 12,000 में मैं स्टाफ को सैलरी दूँ, इसके लिए चेयर खरीदें या क्या करें, तो 12,000 तो कोई अमाउंट होती ही नहीं। तो हमें कोई स्पेशल किसी से बजटी सपोर्ट भी नहीं मिलती है। तो परेशान हो गया, काफ संभाला, मैं देखा 12,000 क्या बनेगा, ये 12,000 से चाय भी नहीं स्टाफ की मिलेगी, तो ये परेशानी। फिर हम उठे, कोई साथियों से ग्रुप बनाया, साथियों से मीटिंग की, काफ की कमेटी बनाई एक सांबा डिस्ट्रिक्ट की। फिर हमने उठकर जिन लोगों ने कुछ नजायज़ कब्जे किए हुए थे उनसे रेंट लेना शुरू किया। हमने रेंट लेना शुरू कर दिया। आगे पीछे दुकानों के जो जिन लोगों ने ज़मीनें थी हमारी वो एग्रीकल्चर बेस पे, तो उनसे भी रेंट लेना शुरू किया। जिन्हें नजायज़ कब्जे किए रखे नहीं दे रहे थे उनसे छुड़वाई हमने। तो वो काफ़ी जदोजहद पड़ी। वो पर्सनल मेरे लिए एक एक्सपीरियंस भी अच्छा था, मगर कुछ पर्सनल दुश्मनी भी बन गई उसमें। जिनसे ज़मीन छीनता मैं, वो नेचुरली मेरे दुश्मन भी बने। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों से भी परेशानी हुई उनको। पहले तो 20 साल से एक आदमी खा रहा था फ्री में, उससे आप पैसा देना पड़े या ज़मीन छोड़ना पड़े तो उससे परेशानी हुई। तो ऑलमोस्ट हमने वो जो 12,000 का था वो हमने करोड़ों में अपना ले आए फंड्स। सांबा डिस्ट्रिक्ट का फंड्स करोड़ों में आ गया। फिर हमने अपने सांबा डिस्ट्रिक्ट के जितने इमाम थे मस्जिदों में, उनको हमने सैलरी देना शुरू कर दी। स्टाफ हमने पॉइंट, पहले तो स्टाफ ही हमें किसी से मांग का स्टाफ लिया, कोई टीचर 2-3 अटैच करवाया अपने साथ। फिर हमने अपना स्टाफ भी रखा अपने साथ। आज भी 3 स्टाफ है सांबा में, जो काफ़ी चल रहा है हमारे दौर से। आहिस्ता आहिस्ता ठीक चलता है। जितनी फिर कब्रस्तानें थी, बुरी हालत थी कब्रस्तानों की, कहीं साफ़ सफाई नहीं थी, उनमें साफ़ सफाई करानी शुरू की, लाइटें देना शुरू हुई। मस्जिदों में हमने मैटिंग शुरू कर दी। बहुत सी सांबा में गरीब बस्ती जहाँ मस्जिदों में मैटिंग नहीं थी, नमाज़ पढ़ते थे वो फर्श पर पढ़ते थे। हमने हर मस्जिद का बनाया कितना कितना एरिया, और सारी मस्जिदों को मैटिंग, ग्रीन मैटिंग जो है वो सारी मस्जिदों को प्रोवाइड करवाई। उसका ईदगाह में भी जब ईद होती है तो जहाँ लोग कपड़े लगा के तो नहीं चले जाते, ईदगाह में नीचे घास होता था, जब गंदगी होती तो वो नमाज कैसे पढ़े। तो हमने वो जितनी भी ईदगाह उनके लिए भी मैटिंग प्रोवाइड की। फिर मैं कहा चलो खुदा के लिए ये काम खुदा का घर है, वहाँ भी मैटिंग प्रोवाइड की। तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा चला। मस्जिदों में लाइटें बांटी, ईदगाह में लाइटें दी, कब्रस्तान में लाइटें दी, तो वो भी सिस्टम हमने किया। तो आलमोस्ट आज सांबा में कम से कम औकाफ इस्लामिया का नाम है। को मैं लोकल होने के नाते एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा तालमेल अच्छा था, तो जिसको पास चले जाते ऑफिसर को, वो कहते हैं हमें ये परेशानी है, तो वो परेशानी हल हो जाती थी। जिससे अलग है काफ के अलावा और भी हम कुछ परेशानी बताते तो ऑफिसर हमारी सुन लेते थे पहले टाइम के। आज तो टाइम ही चेंज है, मगर पहले सुन लेते थे सारे, तो हमारे मसले हल होते हैं। तो काफ को मैंने स्टैंड ज़मीन पे हमें खड़ा कर दिया सांबा में। अलग है काफ का हमारे पास ऑफिस कोई नहीं था, मैं अपने ऑफिस से चलाता था, एम्प्लॉय कोई नहीं था। हमें
काफ बाकी जितने भी स्टेट में छोड़ के हिंदुस्तान में काफ के एडमिनिस्ट्रेटर जो लगते हैं वो सैलरी पे होते हैं। मैंने गवर्नमेंट से कह दिया कि मैं सैलरी नहीं लूँगा, सैलरी इवन ना आपकी गाड़ी लूँगा, ना आप सैलरी लूँगा, ना आगे आपकी चाय पीऊँगा। मुझे खुदा ने दिया हुआ है, मैं चाय भी खुद की पीऊँगा, गाड़ी भी खुद की यूज़ करूँगा, डीजल भी खुद का डालूँगा, ऑफिस भी खुद का रेंट दूँगा। आपका 1 रुपया नहीं लूँगा मैं जब तक मैं रहूँगा। अगर मैं ऐसी ये शर्त है तो मैं काम करूँगा, तो मैं नहीं, क्योंकि लास्ट में खुदा को कोई जवाब देना है। अगर वहाँ से हम कवरें बेचकर लोगों को हम पैसे खाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए उस गवर्नमेंट ने मेरी सपोर्ट की उस टाइम, चाहे कोई भी गवर्नमेंट थी, वो अच्छी सपोर्ट होती थी। जो हम कहते थे प्रपोजल वो उसी टाइम ओके होता। फिर हमने एक आईटी कॉलेज के लिए भी अप्रूवल लिया। उस टाइम मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया। तो फिर हमने कॉलेज भी चलाया। बदकिस्मती के कॉलेज में बच्चे नहीं आने शुरू हुए, जो हमें सीटें थी वो सीटें फुल नहीं हो रही थी, तो वो कॉलेज क्लोज़ करना पड़ा। आज भी मुझे वो कॉलेज क्लोज करना पड़ा। हमारा परमिशन थी, हमारे पास आज भी है, हमें फर्नीचर भी परचेज की थी, बाकी भी थे, मगर बच्चे नहीं आए पाए इसलिए हमें क्लोज़ करना पड़ा वो कॉलेज। मुझे अफसोस है उस चीज़ के लिए। पर काफ़ी काम किए, कुछ काफ़ी पेंडिंग है अभी करने वाले। कहीं टाइम खुदा ने दिया तो टाइम आने वाले टाइम में तो हम उसको जो पेंडिंग काम रह गए हैं मेरे अधूरे उनको पूरा करूँगा। अब जैसा कि लोग कह रहे हैं कि एक प्रत्याशी के रूप में लोग आपको देखना भी शुरू हो गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी फ़िलहाल चुनाव तो नहीं है, अभी विधानसभा चुनाव की तो बात दूर दूर तक करना भी बेमानी होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव जो हैं उनकी दस्तक है, वो होने जा रहे हैं, जैसे पूरे देश में होंगे। मार्च अप्रैल में ये लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या अगर आपको लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर पार्टी ने फैसला किया तो हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी का सिपाही हूँ। जो पार्टी फैसला करेगा हम उसके लिए तैयार है, हर टाइम तैयार है। हालांकि पिछली बार डीडीसी का इलेक्शन हुआ था जहाँ, तो डीडीसी का पार्टी ने कहा कि हम नई पार्टी थी उस टाइम, तो बड़ी ब्राह्मण से आप लड़ो। फिर लास्ट में आके प्रमंडल से जहाँ कैंडिडेट हमें मिला तो पार्टी ने कहा यार प्रमंडल से भी लड़ो। तो मैंने दोनों जगह से इलेक्शन लड़ी थी डीडीसी की, चाहे हार हो जीत हो वो दूसरी बात है, मगर इलेक्शन दोनों जगह। आज पार्टी का फैसला कि सलीम अगर इलेक्शन लड़ेगा जम्मू रियासी से तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, कोई इशू नहीं इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या एजेंडा रहेगा इलेक्शन लड़ने में आपका? हमारी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर लोगों के बीच जाएंगे। हमारे अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि जो बिजली 500 यूनिट तक हर गरीब अमीर को फ्री मिलेगी। उसके अलावा हमारी पार्टी का फैसला 4 सिलेंडर हर गरीब को 4 सिलेंडर साल के भर के फ्री देंगे, वो लोगों को ले जाएंगे। जो ओल्ड एज पेंशन 1000 देती है गवर्नमेंट, आज हमारी गवर्नमेंट आए हम 5000 देंगे। लाडली बेटी स्कीम के साथ जो 50,000 रुपये मिलता है वो भी 50,000 साल के बाद मिलता है, कहीं अप्लाई करो शादी के लिए तो उसके लिए हमें 1 लाख रुपए देंगे। वो भी टाइम फ्रेम होगा 15 दिन के अंदर, जब भी वो अप्लाई करेगा 15 दिन के अंदर तक मिलेगा। यूथ के लिए खासकर आज की डेट में यूथ बहुत परेशान है, वो तभी परेशानी होकर नशे की दूसरी लतों में पड़ गया। यूथ के लिए जॉब के लिए चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब तो बहुत है, हमारे बच्चों को देते नहीं। अगर कोई फर्म बाहर से आती है तो वो उसका स्टाफ भी बाहर से आए थे। बदकिस्मती अगर फर्म ने जहाँ काम करना, ज़मीन हमारी यूज़ करनी है, पोल्यूशन हमें देना है, बिजली हर चीज़ हमें देनी है, तो वो उसको फिर हमारे बच्चों को जॉब देना पड़ेगा। अगर जॉब नहीं देंगे तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो, उसके सख्ती से निपटेंगे उसके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सलीम चौधरी जिन्होंने बताया कि अगर पार्टी फैसला लेती है कि जम्मू रियासी सीट पर सलीम चौधरी चुनाव लड़ेंगे तो ये चुनाव जरूर लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं इन्होंने पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पर भी रोशनी डाल दी है, जो जिसमें गरीब लोगों, बेरोज़गारों के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। और अब देखना ये है कि कब तक जो लोकसभा चुनाव हैं वो कब तक होते हैं और कब अपनी पार्टी द्वारा सलीम चौधरी का नाम जो है वो सामने एक प्रत्याशी के रूप में रखा जाता है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।